हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा। क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? किसी एटम के लास्ट शेल या आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी खर्च होती है उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। मीन्स हमें किसी एटम के आखिरी कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें इस एटम को एनर्जी देना पड़ेगी। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है। इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस जिसमें एटम के द्वारा बाहर से एनर्जी ली जाती। मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज़ पॉजिटिव। इस आयोनाइजेशन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल में मेजर किया जाता है। अब हम बात करेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी या क्रमागत आयनन ऊर्जा की। हम यहाँ देखेंगे किसी एटम से लगातार एक एक इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले कोई एम एटम हम लेंगे। यहाँ पर उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। हम बारी बारी से तीनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर निकाल के देखेंगे। सबसे पहले इस गैसियस एटम के पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे हम बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। कोई एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस पर आ जाता है +1 चार्ज, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे बोला जाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इस पर +1 चार्ज इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक निकल गया है लेकिन प्रोटॉन नहीं निकला है। इसलिए प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 1 ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर +1 चार्ज आता है। अब इस M+ आयन से हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा खर्च होगी उसे बोला जाएगा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह M2+ आयन से एक और इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो एनर्जी खर्च होगी उसे बोला जाएगा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर हम देखते हैं इस एटम की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती। E3 इज़ ग्रेटर देन E2 एंड E2 इज़ ग्रेटर देन E1। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जब हम किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं लेकिन प्रोटॉन की संख्या वही रहती है। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को निकालने पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से 1 ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इस आयन का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ जाता है। फिर फाइनली तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा इन इलेक्ट्रॉन्स को सक्सेसिवली निकालने पर एनर्जी भी हमें ज़्यादा लगेगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और अधिक पास में आते हैं और ज़्यादा पास में आने के कारण इन्हें निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगी। इसलिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है सेकंड से और सेकंड ज़्यादा होती है फर्स्ट से। अब हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक की। सबसे पहला फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मीन्स नाभिकीय प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसे जेट इफेक्टिव के नाम से भी हम जानते हैं। इसका मतलब है जितना ज़्यादा नाभिकीय आवेश या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, मीन्स जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा किसी एटम या आयन्स में, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाएगी। या फिर जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल Fe3+ की आयोनाइजेशन एनर्जी Fe2+ से ज़्यादा होती है और Fe2+ आयन की Fe एटम से आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। मीन्स पॉजिटिव आयन्स की आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा उसके एटम से ज़्यादा होगी। प्रोटॉन होते हैं 26 और इलेक्ट्रॉन होते हैं 26। यदि इसे Fe2+ में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए, तो इसके पास प्रोटॉन तो रह जाएंगे 26 और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 24। ऐसे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पर प्रोटॉन तो रह जाएंगे 26 ही और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके 23। इसका मतलब ये देखने में आ रहा है कि लगातार इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं लेकिन प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होता जा रहा है और प्रोटॉन रहते हैं न्यूक्लियस में। मीन्स इलेक्ट्रॉन कम होने के साथ साथ इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज या पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी।
अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की, फिर हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड की। एज पर रूल जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। मीन्स ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रूल के अपोजिट होता है। इस रूल के अपोजिट नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? इसे समझते हैं हम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। मीन्स नाइट्रोजन के पास 2p3 में 1 2 और 3। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। तो ऑक्सीजन के पास 2p में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमें देखने पर पता चलता है कि नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के सबशेल की क्या स्थिति होती है? ऑक्सीजन का सबशेल इनकम्प्लीटली फिल होता है। तो एज पर हंस रूल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन दी इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। मीन्स अर्धपूरित कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं किससे? अधूरे कक्षकों से। इसलिए नाइट्रोजन के अंदर हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने के कारण इसके हाफ फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसलिए नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। लेकिन इसके कॉन्ट्राडिक्टरी हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन दी नाइट्रोजन। ऐसा क्यों होता है कि ऑक्सीजन की दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, लेकिन पहली आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से कम होती है? ऐसा इसलिए होता है कि नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2, लेकिन ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है 1s2 2s2 2p3। अब ऑक्सीजन के पास 2p3 सबशेल होता है। मीन्स अब ऑक्सीजन के लास्ट सबशेल में हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो चुके हैं, लेकिन नाइट्रोजन में ऐसा नहीं है, वहाँ पर इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी नाइट्रोजन के ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, लेकिन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से कम होती है। अब बात करते हैं हम पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल, उपकोशों की भेदन क्षमता। हम जानते हैं सबशेल्स का पेनिट्रेशन पावर इस ऑर्डर में होता है। एस सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन होता है एस का, फिर होता है पी, फिर डी होता है और सबसे कम पेनिट्रेशन होता है एफ का। यहाँ पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है किसी ऑर्बिटल की न्यूक्लियस से दूरी। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है, इसलिए उसका न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस के पास में वो ज़्यादा होता है। और एफ ऑर्बिटल न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है, इसलिए उसका न्यूक्लियस में पेनिट्रेशन बहुत कम होता है। तो कहने का मतलब ये है जो ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के पास में होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस से दूर होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है और एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल यह फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हम देखते हैं बेरिलियम और बोरॉन की। बेरिलियम की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और बोरॉन का होता है 1s2 2s2 2p1। हम देखते हैं बेरिलियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन को जो कि 2s में है, और बोरॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है 2p1 में। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका s ऑर्बिटल में होता है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p में होता है। हम यहाँ देखते हैं सीक्वेंस, s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर p से ज़्यादा होता है। पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है मीन्स इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा है, इसलिए हमें एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी और एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल। इसलिए बेरिलियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा होती है। लेकिन अब हम बात करेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की, जो ठीक इसके उल्टी होती है। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से ज़्यादा होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद अब बोरॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s में है, 2s2 जो फुली फील्ड है, और बेरिलियम का भी है 2s में। तो हम यहाँ पर बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल मानेंगे क्योंकि उसका 2s ऑर्बिटल फुली फील्ड है
और फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए बोरोन की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं हम कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा की तुलना। मीन्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी हम दो तरह से देखते हैं, इन ए पीरियड और इन ए ग्रुप। आवर्त में देखेंगे और फिर देखेंगे हम ग्रुप में या समूह में। सबसे पहले बात करते हैं हम पीरियड्स की। जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो हम लेफ्ट टू राइट, जब हम लिथियम से नियोन तक जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे, सभी के अंदर 2 शेल्स होंगे, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाएगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है नियोन का, इसलिए सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी नियोन की। नियोन्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। अब बात करते हैं हम समूह की। जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाएंगे, मीन्स हम फर्स्ट ग्रुप में चल रहे हैं, लिथियम से हम जा रहे हैं सीजियम तक, तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 शेल होते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। इस तरह से शेल्स की संख्या बढ़ती जाएगी। शेल बढ़ेंगे मीन्स एटॉमिक साइज भी बढ़ेगी। एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो न्यूक्लियस से शेल्स की दूरी या लास्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी भी बढ़ती जाएगी, और दूरी बढ़ती जा रही है तो इस इलेक्ट्रॉन के प्रति न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल लेंगे। मीन्स एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। इसमें यहाँ कुछ एक्सेप्शन है। अकॉर्डिंग टू रूल एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी गैलियम से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है, गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है। इसी प्रकार हाफनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जिरकोनियम से ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, और हाफनियम की जिरकोनियम पे इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। इन दोनों टॉपिक्स को हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ए लॉट, बाय बाय।